नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आ गया हूं यूपीएससी 2017 की ऑनलाइन परीक्षा में पूछे गए रीजनिंग के टॉप 10 ऐसे प्रश्नों को जिन्हें देखकर आप समझ पाएंगे कि आपकी परीक्षा में किस तरीके के प्रश्न 2021 की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं यह मॉक टेस्ट, और ये ट्रिकी अप्रोच से ये 8वां वीडियो है टॉप 10 सीरीज का। तो अगर आपको दरोगा बनना है तो भाई लेटेस्ट पैटर्न के प्रश्नों को तो देखते ही रहना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं ये पहला प्रश्न। पहला प्रश्न बेहद आसान है और यह समरूपता का प्रश्न है। तो ज्यादातर में 80% केस में पहले अक्षर से पहला अक्षर, दूसरे अक्षर से दूसरा अक्षर और तीसरे अक्षर से तीसरे अक्षर का अंतर होता है। तो इस आधार पे अगर आप ऑनलाइन परीक्षा में एम को देखते हैं, क्यू को देखते हैं, तो जहां से चलते हैं उस अक्षर को छोड़ के और जहां पहुंचते हैं उस अक्षर को हम लोग लेकर काउंट करते हैं। तो एम को छोड़कर पढ़ भी लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कितने का अंतर है। एम के बाद एन ओ पी क्यू, यानी समझ में आ रहा है 4 का अंतर है। उसी तरह से एन से ओ पी क्यू आर, यानी 4 का अंतर। अब ओ से एस तक की दूरी, तो ओ को छोड़कर पी क्यू आर एस। इतना आपको समय नहीं लगाना, मैं आपको समझाने के लिए गैप देके बोल रहा हूं। यानी इससे ये समझ में आ रहा है कि 4 का गैप है। तो आंसर लाने के लिए फिर से हम लोग 4 का गैप करते, तो डी है, तो डी को छोड़ के ई एफ जी एच, यानी हमारा पहला अक्षर होगा एच। तो एच इसमें भी है, एच इसमें भी है, और बाकी किसी विकल्प में नहीं है ए डी में, तो हमारा ए और डी यहां से हट जाता है। अब हम दूसरा अक्षर ढूंढने में समय नुकसान नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें भी आई है दूसरा अक्षर, इसमें भी दूसरा अक्षर आई है। तो हम डायरेक्ट इस वाले अक्षर का अंतर देखेंगे। एफ है तो जी एच आई जे, यानी जे जिस विकल्प में होगा वही हमारा आंसर होगा। तो मुझे समझाने में समय लग रहा है, आपको ये काम सेकंडों में करना होगा। हमारा आंसर हो जाता है सी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये है, और ये प्रश्न है ब्लड रिलेशन का इशारा वाला प्रश्न, जिसमें कुछ लोग घबरा भी जाते हैं ब्लड रिलेशन के इशारा वाले प्रश्नों को देखकर। तो ऐसी कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान प्रश्न है। एक महिला की तरफ इशारा करते हुए अरुण ने कहा, एक महिला जा रही है, उसकी तरफ इशारा करते हुए अरुण ने कहा वो का मतलब कौन? महिला। एक महिला जा रही है, महिला की तरफ इशारा ही करके अरुण बोल रहा है वो का मतलब वो के जगह पे आप लिख सकते हैं महिला। अब महिला का ही परिचय दे रहा है कि वो कौन है, तो मेरे बेटे की मां की, चाचा की लड़की, जो भी है वो कौन है, किसका परिचय देगा? महिला का। यानी ये जो पहला शब्द होता है, अंतिम जो रिजल्ट होगा वो इसी के लिए आएगा, क्योंकि परिचय इसी का दे रहा है। एक महिला जाती हुई महिला की तरफ इशारा करते हुए अरुण ने कहा वो का मतलब वो महिला कौन है, तो मेरे बेटे की मां है। तो कौन? तो वो महिला। यानी कि रिजल्ट इसी के लिए गिरेगा, यानी शुरू वाले शब्द के लिए ही अंतिम वाला रिजल्ट गिरता है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा हमेशा, और यहीं से कंफ्यूजन होता है, इसीलिए मैं इस पर ज्यादा जोर दे रहा हूं और रोक के दे रहा हूं। तो अब हम लोग आगे पढ़ते, वो का मतलब महिला क्या है, तो अब यहां से शुरू कर रहा है। मेरे जिसकी तरफ इशारा किया जाता है वह, और वो के जगह पे वही शब्द आता है। तो किसकी तरफ इशारा है? महिला की तरफ इशारा, तो वो के जगह पे आ गया महिला। अब मैं या मेरे या मेरी के जगह पे आता है वाक्य को कहने वाला, तो वाक्य को कहने वाला अरुण है, यानी मेरे के जगह पे आ जाएगा अरुण। मेरे बेटे की बेटी, यानी कि अरुण के बेटे की बेटी। देखिए, मेरे बेटे की बेटी यानी कि अरुण के बेटे की बेटी, यानी माइनस की मां, यानी एक पीढ़ी ऊपर की मां है। मां है तो है कौन? मैंने बताया था शुरू वाले शब्द के लिए, इस शुरू वाले शब्द के लिए कौन सा शब्द होता है? अंतिम। मां है तो कौन है मां? तो यही क्या है? वो महिला है। यानी यहीं पर क्या हो जाएगी? अंतिम रिजल्ट इसी के साथ जुड़ जाएगा, वो महिला। और ये इसकी बेटी है बोला था, और इसी बेटी की ये मां है, यानी ये दोनों आपस में पति पत्नी है। ये पति है, ये पत्नी है। तो अब क्या पूछ रहा है ये देखिए, अरुण से महिला, उस महिला का, मैंने बार बार हर वीडियो में बताता हूं, जिस शब्द के आगे का लग जाए उस महिला का, तो उस महिला को ही बताना है कि महिला कौन है, किसके हिसाब से?
तो अरुण के हिसाब से, अरुण के हिसाब से तो ये है इसके पुत्र और ये इसके ऊपर है, यानी ये इसके पिता है, ये इसके पुत्र है। और पुत्र की पत्नी को क्या कहते हैं? तो पुत्र की पत्नी को बहू कहते हैं, पुत्र वधू कहते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा बी, बड़े ही आसानी के साथ। अगला प्रश्न न्याय वाक्य से संबंधित है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब पहला कथन का चित्र हम लोग बनाते हैं। कुछ समचतुर्भुज वर्ग है, तो कुछ समचतुर्भुज, कुछ समचतुर्भुज क्या है? तो वर्ग है। तो कुछ को भाग को हमने काट दिया वर्ग से। अब कह रहा है कि सभी वर्ग आयत है, सभी का सभी जो ये वर्ग है, सभी वर्ग ये क्या है? तो ये सभी वर्ग आयत है। तो 12वीं वृत्त में हमने लिख दिया आयत। अब हमारा वेन आरेख जो है, ये जो कथन का चित्र है बन के तैयार है। अब हम निष्कर्ष चेक करेंगे। खाना बन के तैयार है, अब हम लोग इसे चखेंगे कि किसमें से, दोनों में से कौन सा सही है। तो कुछ आयत समचतुर्भुज है, किसकी किसकी बात कर रहा है? आयत की और समचतुर्भुज की। तो कौन है इसमें? आयत ये है और समचतुर्भुज ये है। तो कह रहा है कुछ आयत समचतुर्भुज है, तो सही बात है। आयत और समचतुर्भुज इतना भाग कॉमन है, यानी कुछ समचतुर्भुज का हिस्सा आयत है और कुछ आयत का हिस्सा समचतुर्भुज है, यानी ये कथन बिल्कुल सही है। अब दूसरा, समचतुर्भुज एक आयत है, तो इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि सभी समचतुर्भुज एक आयत है। इसके लिए चित्र ऐसा बनता है, एक का मतलब समचतुर्भुज भी इसी में रहेगा और इसी में आयत रहेगा, यानी कुल मिला के इसका मतलब आपको यह पढ़ना है। एक का मतलब यह हो गया कि सभी समचतुर्भुज आयत है, ऐसा कहना चाह रहा है। सभी समचतुर्भुज आयत है, नहीं है, तो ये वाला हमारा निष्कर्ष जो है वो गलत हो गया, यानी केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, इसलिए हमारा आंसर कौन हो जाता है? आंसर हो जाता है डी। अब श्रृंखला परीक्षण का ये प्रश्न है, तो आपको देखने में समझ में आ जाएगा। और ऐसे प्रश्नों को 23 साल करने का सिर्फ एक ही तरीका है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करेंगे आपके दिमाग में उतने ही अवचेतन मन में फंडे क्लियर हो जाएंगे, और आपके जितने दिमाग में फंडे होंगे उसके हिसाब से ही आप जल्दी जल्दी क्लिक कर पाएंगे कि कौन कौन तरीके के आधार पे कौन कौन आंसर हमारा हो सकता है, किस प्रारूप पे प्रश्न। अगर ये पता चल गया तो हम आंसर तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगाते हैं। तो ये पैटर्न क्या है? तो यहां पर हम लोग देखते हैं, एक यहां पर अगर दोनों का अंतर देखा जाए तो अगर एक का हम लोग घन करें तो एक इकाइयम एक इकाइयम एक, और यही एक इसमें जोड़ दिया जाए तो अगला अंक प्राप्त हो जाएगा 2। तो जिस तरह से हमने एक का घन किया था, अब हम लोग घन करेंगे 2 का, तो हमें अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी, और ये अगले में हम लोग जोड़ देंगे। तो 2 दूना 4 दूना के 8, और 8 में 2 जोड़ देने से 10 हो जाएगा। तो अब 2 का घन किया था हमने, तो अगला अंक प्राप्त करने के लिए हम लोग 3 का घन करेंगे। 3 तिली 9 तिरिक 27, तो 10 में 27 जोड़ने से 37। अब हमें किसका घन करना है? 4 का, तब हमें आंसर मिलेगा 4 चौके 16 चौके 64, यानी कि जो 64 है वो 37 में 64 जोड़ देने से कितना आता है? तो 101 आता है। हमारा आंसर हो जाएगा सी। यानी इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर जो है घन के रूप में आगे जा रहा है। 1 का 2 का 3 का 4 का घन जोड़ने पर अगली संख्या हमें प्राप्त हो रही है। आंसर हो गया सी। अब ये बेहद आसान प्रश्न है, शब्द स्थानांतरण का यह प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्नों में कभी छोटा प्रश्न, कभी बहुत 8-10 लाइनों का प्रश्न होता है। तो ऐसे प्रश्नों में समय बचाने का एक ट्रिक है, जो ही आप यहां पे पढ़ी, यदि बैगन को पीला, तो समझ जाइए कि अच्छा शब्द स्थानांतरण का प्रश्न है, कोई बात नहीं। आप डायरेक्ट सड़क के सबसे पहले नीचे चले आइए, नीचे चले आइए और प्रश्न लाइन को पढ़िए। पत्ती का रंग क्या है? प्रश्न लाइन ये है। ये सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, पत्ती का रंग क्या है, इसी लाइन को सबसे पहले पढ़ना है। तो प्रश्न लाइन पढ़ने के बाद पहला उत्तर, पहले तो आप प्रश्न लाइन पढ़ेंगे, उसके बाद प्रथम उत्तर स्वयं से देना है, और उसके बाद दूसरा उत्तर जो देना है वो ऊपर देख कर देना है। ऊपर देख कर यानी कि प्रश्न अनुसार देना है। दूसरा उत्तर ऊपर देख कर देना है। तो पहला उत्तर खुद से दीजिए। पत्ती, सबसे पहले आप नीचे सरक जाएंगे, देखेंगे पत्ती का रंग क्या है, तो अपने मन से उत्तर दीजिए पत्ती का रंग क्या होता है। तो पहला उत्तर दे दिए आप हरा। अब बस ऊपर जाके आपको देखना है कि उत्तर ऊपर से आपको ढूंढना है। तो हरा के आगे क्या लिखा है ये आप ध्यान दीजिएगा। हरा के आगे क्या लिखा है? तो बैगनी को पीला कहा जाता है, पीले को, अब यहां से उत्तर देख लेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। पीले को हरा कहा जाता है, तो पीले को टिक कर देंगे तो आंसर गलत हो जाएगा।
मैंने बताया कि पहला उत्तर खुद से देना है, उसके बाद जो आंसर आपका आया है उस शब्द के आगे क्या लिखा हुआ है ये आपको ध्यान देना है। तो यहां पे हरा के बाद तो कामा है, कुछ लिखा ही नहीं है। अब हरा के बाद देखना है कि क्या लिखा है, इस बात को मेरा ध्यान दीजिएगा। हरा के आगे देखना है, ना कि हरा के पीछे। हरा के पीछे आपको नहीं देखना है, हरा के आगे देखना था। हमारा आंसर हो जाएगा सफेद, जो कि विकल्प डी में है। वैसे इतना समझाने वाला यह प्रश्न नहीं है, वो मैं उसके लिए समझा रहा हूं जो पहली बार प्रश्न ऐसा सॉल्व कर रहा होगा या जिसको थोड़ा सा दिक्कत होता होगा। अब प्रबल तर्क और कमजोर तर्क से संबंधित एक प्रश्न है। इसमें एक कथन दिया गया होता है और दो तर्क दिए गए होते हैं। उसमें बताना होता है कि दिए गए कथन के हिसाब से कौन सा तर्क प्रबल है और कौन सा तर्क कमजोर है। तो कथन में क्या कहा जा रहा है, क्या बहुत से त्योहारों की छुट्टियों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। यानी कि छुट्टियां होती हैं, होली की, दीपावली की, ईद की, दशहरा की, यानी अनेक त्योहारों में जो छुट्टियां होती हैं उन्हें क्या प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, यानी बंद कर दिया जाना चाहिए छुट्टियां, इसके बारे में पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, तर्क हाँ में है वो सही है या ना में सही है, वो इस बात पर निर्भर करता है कि उस हाँ या ना को कितने तार्किक ढंग से सामने रखा गया है, समझाया गया है, बताया गया है। अब हां कहने के बावजूद भी तर्क गलत हो सकता है, गलत होने का मतलब मजबूत नहीं हो सकता, और ना कहने के बावजूद भी कमजोर हो सकता है। बस उस तर्क को कितने तार्किक ढंग से कहा गया है इस बात पे डिपेंड करता है। तो अब यहां पे कहा जा रहा है हां का मतलब हो गया, इस बात से यह सहमत है कि हां त्योहारों की छुट्टियों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। और तर्क ये क्या दे रहा है कि यह व्यापार और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है, यानी कि छुट्टी के दिन व्यापार और अर्थव्यवस्था ठप हो जाते हैं तो देश को नुकसान होता है, सबको नुकसान होता है, यह तर्क दिया जा रहा है। तो ये तर्क तो खैर दमदार है, क्योंकि जितनी ज्यादा छुट्टियां होंगी उतने ही व्यापार और अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। ये कह रहा है नहीं का मतलब नहीं, त्योहार में छुट्टियों को प्रतिबंधित कर रहा है कि नहीं करना चाहिए। अब तर्क क्या दे रहा है कि लोगों की धार्मिक भावनाएं प्रभावित होंगी। तो सही बात है ये भी, क्योंकि होली में छुट्टी अगर बंद होगा तो लोग कहेंगे होली हम कैसे मनाएं, उनकी धार्मिक भावनाएं प्रभावित होंगी। ईद में छुट्टी बंद होगा तो लोग कहेंगे हम ईद कैसे मनाएं, हमारी धार्मिक भावनाएं प्रभावित हो रही हैं। यानी कि दोनों ही बातें सही हैं। यानी इससे आपको यह भी सीख लेना चाहिए कि प्रबल और कमजोर तर्क में दोनों ही तर्क एक साथ सही हो सकते हैं, हां वाला भी नहीं वाला भी। बस वो इस बात पे डिपेंड करता है कि वो तर्क को कितने तार्किक ढंग से कहा गया है। तो यानी यहां पर दोनों ही तर्क मजबूत है, हमारा आंसर हो जाता है डी। अगला प्रश्न फिर से न्याय वाक्य का है, इसे हम लोग फिर से सॉल्व करते हैं, चित्र बनाते हैं। सूर्य एक तारा है। सूर्य एक तारा है का मतलब बता रहा है मैं जब भी, तो दो प्रकार से आप चाहे तो चित्र बना सकते हैं। एक तो ऐसे बना सकते हैं, सूर्य एक तारा है का मतलब एक ही चित्र में सूर्य भी लिख दीजिए, तारा भी लिख दीजिए। वैसे अगर ये भी कहता कि सभी सूर्य तारा है तब भी आप ऐसा ही चित्र बना सकते थे, क्योंकि सभी सूर्य तारा है या और या कहिए या सूर्य एक तारा है, बात एक ही है। या तो आप जैसा चित्र बनाते हैं हमेशा वैसा ही बना लीजिए। सूर्य एक तारा है का मतलब सभी सूर्य तारा है, ऐसा ही बना लीजिए, आपको ऐसा समझ में भी आएगा। कोई सितारा, तो यहाँ पे सितारा का मतलब तारा ही होगा, आप अलग समझेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। कोई सितारा ग्रह नहीं है। कोई सितारा मतलब ये बाहर वाला हिस्सा, कोई सितारा ग्रह नहीं है। तो जब बाहर ही वाला हिस्सा इससे दूर हो गया तो भीतर वाले का कोई भाग ग्रह का हिस्सा सूर्य से नहीं जोड़ सकता है। अब कह रहा है सूर्य एक ग्रह है, सूर्य की और ग्रह की बात कर रहा है। सूर्य एक ग्रह है, तो जब ग्रह का कोई हिस्सा तारा नहीं हो सकता तो तारे ही के घर के भीतर ये सूर्य है, तो सूर्य का हिस्सा कैसे होगा, तो ये बात गलत है। दूसरा, सूर्य एक ग्रह नहीं है, तो सूर्य एक ग्रह नहीं है बिल्कुल सही है, क्योंकि सूर्य और ग्रह में दूरी है। सूर्य ग्रह नहीं है का मतलब कोई सूर्य ग्रह नहीं है, हमारा दूसरा निष्कर्ष सही हो जाता है, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है केवल दो अनुसरण करता है। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। अब ये सवाल और जवाब आ गया, कौन कथन पर्याप्त है, कौन सा कथन अपर्याप्त है, जो कि मैं हर अपने वीडियो में एक सवाल ऐसा कराता हूं, तो आप समझ ही गए होंगे। तो यहां पर देखिए 5 दोस्त हैं, 5 फ्रेंड हैं, ABCDE 5 दोस्त हैं, केंद्र के सामने गोलाकार बैठे हैं। ज्यादातर प्रश्न में यही होता है, कोई नई बात नहीं है। गोलाकार यानी कि केंद्र की तरफ चेहरा करके सब लोग बैठे हैं पांचों। अब इसमें कह रहा है कि B के तत्काल बाएं कौन होगा, यानी B के बाएं हाथ इधर होगा, जैसे अगर मैं खड़ा हूं, यानी कुल मिला के B के बाएं कौन होगा यही बताना है। यही प्रश्न है, क्वेश्चन यही है कि B के बाएं कौन है।
तो ये प्रश्न का उत्तर देने के लिए, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए केवल पहले वाले ये तथ्य से काम चल जाएगा या केवल दूसरे से काम चल जाएगा, ये नहीं है। केवल पहले से काम चल जाएगा या केवल दूसरे से काम चल जाएगा या दोनों में से किसी से भी काम नहीं चलेगा, यही हमें बताना है और यही हम चेक करेंगे प्रश्न को सॉल्व करके कि बी के बाएं कौन है, कैसे बताया जा सकता है। तो पहला हम लोग ये वाला बनाते हैं। सबसे पहले ई बी के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो पहला नाम पहले लिख दिया कर। ई जो है सबका चेहरा भीतर की तरफ है, तो ई बी के बाएं है, यानी कि बी जो है यहां पर होगा। बी के बाएं है का मतलब बी के बाएं हाथ की तरफ है। कभी भी कोई कहे वह राम श्याम के दाएं तरफ है, यानी कि श्याम के दाएं तरफ का मतलब श्याम के दाएं हाथ की तरफ है। उसी तरह से यहां पर ई बी के बाएं है, बी के बाएं का मतलब, बी के बाएं का मतलब बी के बाएं, तो बी ऐसे ही बैठा होगा जैसे मैं खड़ा हूं, तो बी के बाएं हाथ की तरफ है, लेकिन पहला नहीं बल्कि दूसरा, यानी बीच में एक और व्यक्ति है, तभी ये बी के बाएं दूसरा हुआ है। ई किधर है, तो बी के बाएं दूसरे स्थान पर है। और सी के दाईं ओर, तो मैंने बताया था और से वाक्य जोड़े, और से, किंतु से, तथा से, परंतु से, लेकिन से वाक्य जोड़े तो पहले नाम के लिए बात कही जा रही है। सिर्फ जो या जिससे कहे तब दूसरे वाले नाम के लिए बात होती है। तो यहां पर और से बात कहा जा रहा है, यानी कि बात हो रही है पहले कर्ता की, यानी ई की। यानी कि और के जगह पे आप ई पढ़ लीजिए, परीक्षा में तो आप लिख नहीं पाएंगे, ऑनलाइन परीक्षा में ई लिख नहीं पाएंगे, लेकिन आप यहां पे और के जगह पे ई बोल के देख लीजिएगा। और के जगह पे बोलना है ई सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। ई जो है सी के दाईं ओर, यानी सी यहां पर बैठा होगा, तब जैसे इस तरह तरीके से बैठा होगा, तो ई किधर है, तो सी के, देखिए ई सी के दाईं ओर, यानी सी के दाएं हाथ की तरफ। तो सी के दाएं हाथ, जैसे मैं बैठा हूं ऐसे ये भी देख रहा होगा, तो सी के दाएं हाथ की तरफ दूसरा, यानी कि पहला ये और दूसरा ये है, यानी इस तरीके से बैठा होगा। अब देखिए टोटल 5 लोग हैं, इसमें कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 लोग हो गए। अब एक्स्ट्रा अब नहीं बैठाना है। तो पहले वाले लाइन से अब हमने देखिए क्या बता पा रहे हैं कि बी के बाएं कौन है, तो बी के बाएं कौन है यहां पर हम नहीं बता पा रहे कि कौन बैठा है, यानी कि इतना तो कंफर्म हो गया कि ये वाला आंसर कभी नहीं होगा, क्योंकि लिखा है केवल एक में उपलब्ध तथ्य सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त है, जबकि ऐसा नहीं है। केवल ए वाले तथ्य से हम नहीं बता पा रहे हैं कि बी के बाएं कौन है, यानी ये वाला आंसर कभी नहीं हो सकता। अब हम दूसरा इसमें तथ्य जोड़ के देखते हैं। अब दूसरा वाला ये वाला हम लोग चला के देखते हैं। डी जो है सी के तत्काल पड़ोसी नहीं है। डी जो है, अब देखिए कौन कौन बच गया है, ई हो गया है खत्म, सी हो गया और बी हो गया है, सी हो गया है खत्म और बी हो गया है खत्म, बी सी और ई खत्म हो गया। बचा बचा कौन है, ए डी, केवल 2 ही बचे, ए और डी। तो 2 बचे और 2 खाली स्थान पे है। तो ये कह रहा है डी जो है सी के तत्काल पड़ोसी नहीं है, तो डी जो है वो सी के बगल में नहीं है, तो डी यहां पे नहीं बैठ सकता है। डी जो है सी के तत्काल पड़ोसी नहीं, तो डी यहां नहीं बैठ सकता। तो एक ही सीट बचा है डी के लिए, ये यानी डी यहां बैठेगा। और अब एक ही नाम बचा है डी खत्म हो जाने के बाद, वो है ए, यानी ए यहां बचेगा, बैठेगा। यानी कि अब हमें पता चल गया कि बी के बाईं तरफ कौन है, तो बी के बाईं तरफ डी है, लेकिन हमसे पूछा नहीं जा रहा कि कौन है बी के दाईं तरफ। लेकिन हमें यह पता चल गया कि पहला और दूसरा जब दोनों जोड़ कर बनाएंगे, दोनों तथ्यों को जोड़ देंगे, तब जाके हम आपके दिए गए इस प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम हो पाएंगे। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाता है, हमारा आंसर हो जाता है सी। सी का मतलब कथन 1 और 2 दोनों में उपलब्ध तथ्य मिलकर सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त है, यानी दोनों ही तथ्यों की जानकारी हमें चाहिए आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तो अगला प्रश्न देखिए, बिल्कुल आसान है और इसमें पूछा जा रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए अन्य विकल्पों से भिन्न है, इसमें अलग कौन है। तो एक तो इसमें चित्र को देखने से एक डाटा यह कहता है कि इसमें भी भीतर वृत्त है, वर्ग है, और इसमें भी भीतर वर्ग है, इसमें भी भीतर वर्ग है, लेकिन इसके भीतर वर्ग नहीं दिख रहा है, तो ये आंसर है।
तो लेकिन कभी कभी रीजनिंग के कई जवाब होते हैं, अब उसमें सबसे प्रभावी जवाब को हमें टिक करना होता है जो अच्छा लगे हमें। तो एक तो मैंने बताया कि सी होगा क्योंकि सब में भीतर वृत्त वर्ग है और इसमें भीतर वर्ग नहीं है। अब दूसरा जो आंसर है वो इस आधार पे है कि इसमें बाहर वृत्त और भीतर वर्ग यानी दो प्रकार की आकृतियां हैं। इसमें बाहर त्रिभुज और भीतर वर्ग यानी ये भी दो प्रकार की आकृतियां हैं। इसमें बाहर वर्ग और भीतर वृत्त ये भी दो प्रकार की आकृति है, लेकिन इसमें दोनों ही वर्ग वर्ग है यानी दोनों सेम आकृतियां, इसलिए यही डी हमारा आंसर हो जाएगा और आयोग का आंसर भी यही है। अब कथन और पूर्वानुमान से संबंधित प्रश्न है ये। तो इसमें एक कथन दिया गया रहता है और पूर्वानुमान का मतलब हमें यह बताना होता है कि उस कथन को कहने से पहले क्या सोचा गया होगा, क्या अनुमान लगाया गया होगा। तो कथन है प्रौद्योगिकी के आगमन के साथ, यानी प्रौद्योगिकी जब आता है, टेक्नोलॉजी जब आता है तो मनुष्य को उच्च जोखिम का सामना करना पड़ता है। उच्च जोखिम यानी टेक्नोलॉजी आएगा तो मनुष्य को उच्च जोखिम भी, खतरा भी उठाना पड़ता है। तो व्यक्ति क्या सोचकर बोल रहा होगा, उसके मन में क्या बातें चल रही होंगी, तो उसने ये बोला होगा, यही हमें बताना होता है। पहला, जोखिम हमेशा आधुनिक तकनीकों के साथ जुड़े होते हैं। हमेशा शब्द का इस्तेमाल किया है, यानी कि जोखिम जो है हमेशा हमेशा आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा होता है, जो कि बात गलत है। हमेशा ही नहीं जुड़ा रहता है, हाँ कुछ हद तक जुड़ा रहता है लेकिन हमेशा जुड़ा नहीं होता, इसलिए हमेशा कह देने के चलते ये पूर्वानुमान नहीं निकलता। यह सोच के ये बात नहीं कही गई है। दूसरा, आधुनिक तकनीक से जोखिम भी कम होते हैं। आधुनिक तकनीक से जोखिम कुछ कम होते होंगे, लेकिन यहां जोखिम कम की बात ही नहीं की जा रही, यहां तो जोखिम उच्च जोखिम की बात की जा रही है। यहां पे उच्च जोखिम की बात की जा रही है, यहां पे कम जोखिम का वो बात सोचेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई मन में सोचे आम के बारे में और बोले इमली के बारे में, सोचे वो किसी दिल्ली के बारे में और बात करें मुंबई के बारे में। तो यहां पर वही बात है, सोच रहा है उच्च जोखिम के बारे में बोल रहा है, तो इसका मतलब वो सोच रहा होगा कम जोखिम के बारे में, ऐसा हो नहीं सकता है। तो दूसरा निष्कर्ष, दूसरा पूर्वानुमान भी हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इसलिए हमारा आंसर है सी, ना तो पूर्वानुमान 1 और ना ही पूर्वानुमान 2 अंतर्निहित है, यानी दोनों में से कोई भी अंतर्निहित नहीं है। तो दोस्तों आज का ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यूपीएसआई से संबंधित नए नए ट्रिकी वीडियो मैं समय समय पर लाता रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों।